नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूं और शेयर बाजार में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको स्टडी करता हूं, उनका फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं और उन कंपनीज पे वीडियोस बनाता हूं। जो कंपनीज मुझे अच्छी लगती हैं, जो मुझे पसंद है, जो जिनका फंडामेंटल एनालिसिस करके मुझे लगता है कि ये कंपनी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट हो सकती है, उन कंपनीज पे मैं वीडियोस बनाता हूं। तो आज ऐसे ही मैं एक यूनिक कंपनी लेके आया हूं और मैं तो हमेशा ही एक यूनिक कंपनी की तलाश में रहता हूं। पूरे जो यूनिवर्स है ऑफ द लिस्टेड कंपनीज इन द मार्केट, उसमें से मैं यूनिक बिजनेसेस को ढूंढता हूं। तो ऐसे ही एक बिजनेस को मैंने स्टडी किया, उस कंपनी के बारे में आज चर्चा करेंगे, आज बात करेंगे। तो ये कंपनी का नाम है आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड। तो आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड एक नया सा नाम लग रहा होगा, लेकिन इसका प्रोडक्ट का नाम आपने शायद जरूर सुना होगा। इसका प्रोडक्ट का नाम है सीपी प्लस। तो सीपी प्लस एक काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है और ये सीसीटीवी कैमराज, अगर आप इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो सीपी प्लस का नाम आपने जरूर सुना होगा, सीसीटीवी कैमराज। तो ये सीसीटीवी कैमरा बनाती है ये कंपनी मेनली, और भी कुछ छोटे छोटे बिजनेसेस हैं इस कंपनी के, कुछ बिजनेस वर्टिकल्स हैं, लेकिन मेनली जो इनका है बिजनेस वो सीसी प्लस सीसीटीवी कैमरा जो ये बनाती है वो इनका मेन बिजनेस है। तो ये एक यूनिक कंपनी है। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा कि ये यूनिक कंपनी क्यों है। बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस नहीं है। और ज्यादातर मैं कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस की बात करता भी नहीं हूँ, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस में इन्वेस्टमेंट डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि उसमें इतने अननोन पॉइंट्स होते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट थीसिस बनता नहीं है। तो ज्यादातर सिंप्लीफाइड बिजनेस ही इज गुड फॉर द इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टर के लिए सिंप्लीफाइड बिजनेस ही अच्छा होता है। तो ये भी एक सिंपल बिजनेस है। सीसीटीवी जो कैमराज होते हैं वो ये कंपनी बनाती है, लेकिन अब इसमें यूनिक बात क्या है और ऐसा क्या है कि इस प्रोडक्ट को और दूसरी कंपनीज नहीं बना सकती और मार्केट शेयर गेन नहीं कर सकती, या इस कंपनी को कंपटीशन इस कंपनी को इसका कंपनी का मार्केट शेयर आके ले नहीं सकता। ऐसा क्या खास बात है इस कंपनी में, तो देखते हैं। तो ये जैसा मैंने बताया कि इनका जो मेन बिजनेस है वो सीसीटीवी कैमरास बनाने का ही है। तो टोटल 87% ऑफ इनका जो टोटल रेवेन्यू का शेयर है वो सीसीटीवी कैमरा बनाने से ही आता है, और बाकी छोटा छोटा थोड़ा सा डिफरेंट वर्टिकल्स हैं जहां से 13% टोटल रेवेन्यू आता है। तो ये इनका मोटा मोटी इनका बिजनेस है। तो सबसे पहले हम अपने बिजनेस मॉडल से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसके बिजनेस मॉडल में ही खास बात है, अगर वो आपको समझ में आ गया तो समझिए आपकी पूरी फंडामेंटल एनालिसिस आपको समझ में आ जाएगी। और फिर उसके बाद बात करेंगे नंबर्स की। तो नंबर्स तो क्लियर है, आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, बट स्टिल उसके डिस्कस करेंगे नंबर्स की और कैसा कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है। तो इसमें खास बात इसमें यह है कि देखिए, जो भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इंडियन कंपनीज के लिए वो है चाइना। क्योंकि चाइना उसी प्रोडक्ट को बहुत सस्ते में बनाता है और बहुत ज्यादा फीचर्स देता है। तो चाइना से हम compete नहीं कर सकते ऑन 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 एनीथिंग, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इनोवेशन हो, चाहे उसी प्रोडक्ट को सस्ते में बनाना हो, उसकी कॉस्ट बिल्कुल नीचे करनी हो। क्योंकि चाइना एक अलग तरह से काम करता है, अलग तरह से ऑपरेट करता है। वहाँ पे गवर्नमेंट भी काफ़ी सब्सिडीज देती है, अपना जो रॉ मटेरियल है वो बहुत सस्ते में अवेलेबल कराती है मैन्युफैक्चरर को। और वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर है इतना मास स्केल में मैन्युफैक्चर करते हैं कि उसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो बहुत कम आ जाती है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो चाइना से तो हम compete नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि किसी भी बिजनेस में नहीं कर सकते, बट मोस्ट ऑफ द बिजनेस में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू compete विद चाइना व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट। क्योंकि वो इतना मास लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे वो प्रोडक्शन करते हैं और अपनी कॉस्ट को बहुत नीचे ले आते हैं, और वो पूरे वर्ल्ड मार्केट को फिर कैप्चर करते हैं। वो कोई छोटी मोटी रीजनल या एक आधे कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं करते। तो सबसे बड़ा कंपटीशन इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में चाइना रहता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉलिसी चेंज आ गया इंडियन गवर्नमेंट का। तो देखिए, यहाँ पे एक टेलविंड है इस सेक्टर में फॉर द इंडियन कंपनीज जो सीसीटीवी कैमरा बनाती हैं। और वो टेलविंड ये है, पॉलिसी डिसीजन ये है कि गवर्नमेंट ने एक नेशनल सिक्योरिटी के रेस्पेक्ट में एक पॉलिसी डिसीजन लिया है कि हर कंपनी को जो सीसीटीवी कैमरा बनाएगी, देखिए सीसीटीवी कैमरा मतलब वो पूरा एक सिक्योरिटी का एक मैटर बनता है। हर जगह को वो कैप्चर कर रहे हैं, हर जगह की इमेजेस, डेटा पूरा कैप्चर हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंपनीज को एक STQC सर्टिफिकेट होता है, वो STQC सर्टिफिकेट हर कंपनी को लेना होगा जो भी कंपनी इस प्रोडक्ट को बनाएगी। तो STQC सर्टिफिकेट होता है स्टैंडर्डाइजेशन क्वालिटी एंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन। तो ये एक सर्टिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ने एक एज ए पॉलिसी बनाई है कि कंपनीज को लेना होगा। तो इस सर्टिफिकेशन की वजह से
जो जितनी भी चाइनीज कंपनीज थी उनको ये सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट उनको ये सर्टिफिकेशन देगी ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि चाइनीज कंपनी का सीसीटीवी कैमरा लगना मतलब सारा डेटा, सारी पिक्चर्स, एवरीथिंग विल गो टू चाइना, चाइना के पास पूरा डेटा चला जाएगा और ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो चाइना की पूरी मार्केट को इससे आउट कर दिया, ये सीसीटीवी की जो पूरी मार्केट थी इससे चाइना को आउट कर दिया, तो पूरा जो कंपटीशन है वो खत्म हो गया। तो अब बचा कौन, जो इंडियन कंपनीज हैं। अब इंडियन कंपनीज में जो ये सीसीटीवी कैमरा बनाने की ये जो कंपनी है, ये सबसे बड़ी कंपनी है और इसका जो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट भी है जो सीपी प्लस। इनफैक्ट अगर स्टॉक मार्केट में भी इस शेयर को अगर आपने ढूंढना है, अगर आप आदित्य इन्फोटेक याद नहीं रखते तो सीपी प्लस से ढूंढिए, मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ी कंपनी है और इस कंपनी के पास कैपेसिटी है। अब ये कंपनी चाइना को तो आउट कर दिया, चाइना को एक मिनट के लिए साइड करते हैं, वो तो आउट ऑफ द मार्केट है, उसको ये सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं। अब कंपटीशन रह गया विद इन इंडिया, इंडियन कंपनीज के बीच में। तो इंडियन कंपनीज के बीच में जो सिचुएशन है अभी करंटली वो ये है कि इस कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, इस कंपनी के पास कैपेसिटी है, इनके प्लांट्स हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए इस प्रोडक्ट को, सीसीटीवी कैमरास को। लेकिन जो दूसरी कंपनीज है, जो छोटी छोटी दूसरी कंपनीज हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेट है या जिनको मिल सकता है ये सर्टिफिकेट, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि एक तो सप्लाई चेन का ऑलरेडी इशू चल रहा है। तो जैसा कि पूरा जो जियोपॉलिटिकल इशू है उसमें सप्लाई चेन का ऑलरेडी इशू चल रहा है, तो इतना आसान नहीं है रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो नए प्लेयर्स हैं। और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जिनके पास सर्टिफिकेशन भी है, तो उनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है टू फुलफिल द डिमांड इन द मार्केट। और मार्केट में काफ़ी डिमांड है, आजकल तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा की रिक्वायरमेंट है, बिना इसके तो ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। तो सीसीटीवी कैमरा की रिक्वायरमेंट है हर जगह, और सिर्फ इस कंपनी के पास, ये जो आदित्य इन्फोटेक या सीपी प्लस कह लीजिए, इस कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, इस कंपनी के पास सप्लाई चेन से भी के जो इश्यूज हैं इससे डील करने की कैपेसिटी है, क्योंकि इसने मल्टीपल वेंडर्स के साथ ऑलरेडी रिलेशंस बनाए हुए हैं, तो ये फिर भी अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर कर पाते हैं। तो एक तरह से पूरा खुला रनवे इनके पास मिला हुआ है, ओपन ग्राउंड है इनके पास, और ये पूरा दबा के मार्केट शेयर ये एक तरह से कैप्चर कर भी रहे हैं ऑलरेडी। तो ऑलरेडी अभी इनका करंट मार्केट शेयर अगर मैं बोलूं तो तकरीबन 39% का मार्केट शेयर इनके पास है, और ये और लगातार हर क्वार्टर में मार्केट शेयर को गेन करते जा रहे हैं। तो ये इनका पूरा एक बिजनेस मॉडल, बिजनेस फंडामेंटल हो गया। ये अगर आपको समझ में आ गया कि क्यों ये कंपनी यूनिक है, तो आप देखिए कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं बचा, चाइना पूरा आउट, और जितनी इंडिया की जो दूसरी कंपनीज हैं उन्हें या तो सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, या तो इतनी आसानी से गवर्नमेंट पहले तो किसी को सर्टिफिकेशन देगी ही नहीं। लेकिन चलो इंडियन कंपनी है तो शायद किसी को दे भी दे, तो उनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ही नहीं है, उनके पास मार्केट की डिमांड को फुलफिल करने की कैपेसिटी ही नहीं है। तो ये एक तरह से आई वुड से कि लोन रनर है, अकेले भाग रहा है रेस में, तो इसको जीतना तो तय है। तो ये हो गया इसका पूरा फंडामेंटल बिजनेस मॉडल एनालिसिस। तो ये आई थिंक इतनी कहानी काफ़ी है इस कंपनी को समझने के लिए। लेकिन अब आते हैं इस आखिर ये कंपनी आगे क्या कर रही है, क्या इसका, ऑफ कोर्स हमें तो हाई ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए, भले ही कितना भी यूनिक बिजनेस हो और कितना भी मोनोपोली बिजनेस हो, लेकिन अगर हाई ग्रोथ नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं फिर मार्केट उसको रिवॉर्ड करना बंद कर देता है। तो हाई, ये देखते हैं नंबर्स क्या है और कंपनी आगे आगे ग्रोथ कैसे लेके आएगी और अभी तक कंपनी की कैसे चल रही है। तो अगर हम इसके नंबर्स को देखें तो Q3 दो क्वार्टर के रिजल्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं। Q3 के नंबर्स जल्दी से देख लेते हैं, फिर उसके बाद Q4 जो इसके लेटेस्ट नंबर्स आए हुए हैं उनकी बात करते हैं। तो Q3 में कंपनी ने जो सेल्स की, यानी कि रेवेन्यू की जो ग्रोथ रही है वो YOY ईयर ऑन ईयर 37% की ग्रोथ रही है। तो कंपनी अपने हाई ग्रोथ फेज में चल रही है, ऑफ कोर्स चलेगी, क्योंकि ये जो पूरा मार्केट कैप्चर करने का जो इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई। फिर एबिटा अगर देखें तो एबिटा 98% से बढ़ा था, Q3 FY26 की बात कर रहा हूँ, 98% से, और एबिटा मार्जिन रहे थे 12.7% के, जो पिछले साल के Q3 FY25 के कंपैरेटिवली तकरीबन 4% अप थे। तो YOY 4% एबिटा मार्जिन अप गया है। और पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 138% बढ़ा था Q3 FY26 में। तो जबरदस्त ऑपरेटिंग लेवरेज भी कंपनी को मिल रहा है। तो ये इसके हमने जल्दी से एक Q3 FY26 के नंबर देख लिए। अब आते Q4 FY26 के, ताकि आप क्लियरली रिलेट कर सके कि इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कंपनी कैसा कर रही है। जो Q3 के अगर हम रिजल्ट्स देखें तो रेवेन्यू इज अप
45.5%, जो सेल्स है या रेवेन्यू है 45.5% से इवन Q3 से भी और ज़्यादा फर्दर इन्होंने पेस ऑफ ग्रोथ जो है वो इंक्रीज किया है। एबिटा इज अप 162% और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज अप 207%। कितनी जबरदस्त ग्रोथ, इतना जबरदस्त ऑपरेटिंग लेवरेज। रेवेन्यू 45.5% से बढ़ा और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 207% से बढ़ा। बहुत अच्छा जबरदस्त ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है यहाँ पे। और इसके एबिटा मार्जिन अगर हम देखें तो 10.1% से बढ़ के 18.1% हो गए YOY, यानी कि अगर Q4 FY25 से कंपेयर करें तो Q4 FY26 में तकरीबन 8% एबिटा मार्जिन बढ़ गया। और पैट मार्जिन 5.6% से बढ़ के 11.9% हो गया। तो मार्जिन तो बिल्कुल तोड़फोड़ मार्जिन बढ़ रहे हैं। अब इसका ROCE और ROE यानी कि जो कंपनी की एफिशिएंसी बताता है कितना एफिशिएंटली ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, वो मैट्रिक्स। सो ROE और ROCE अगर देखें तो ROCE FY25 द होल FY25 में 20.1% था, जो FY26 में बढ़ के 30.6% हो गया, यानी कि तकरीबन 10% से ROCE बढ़ गया एक साल में। और ROE 19.2% था इन FY25, जो FY26 में बढ़ के 25.4% हो गया, यानी कि ROE भी तकरीबन 6% बढ़ गया एक साल में। तो और क्या लेंगे, और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें कर लेते हैं। कंपनी जो अपने रिजल्ट जब देती है तो अपने जो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स जो रिलीज करती है उससे भी कंपनी के बारे में बहुत पता चलता है। तो ये कंपनी ने बहुत क्लियर अपने कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स में हर क्वार्टर में अपनी गाइडेंस भी देती है। ना सिर्फ नंबर, जो करंट क्वार्टर के नंबर्स है, ना सिर्फ वो, बल्कि फ्यूचर की गाइडेंस भी बाकायदा लिख के अपने कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट में देती है कि ये हमारी फ्यूचर गाइडेंस है नंबर्स के साथ। तो जनरली ज़्यादातर कंपनीज बहुत ज़्यादा इतना एक्सप्लिसिट होकर नंबर्स अपना प्रिंट करके नहीं देती हैं फ्यूचर गाइडेंस का। मैनेजमेंट अपनी कमेंट्री में ज़रूर कुछ कुछ बोल देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल प्रिंट करके अपना नंबर्स को, फ्यूचर गाइडेंस के को प्रिंट करके देते हैं। तो ये एक कॉन्फिडेंस दिखाता है कंपनी का कि फ्यूचर के लिए वो कितना कॉन्फिडेंट है। अगर वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते तो इस तरह से फ्यूचर के नंबर्स को प्रिंट करके नहीं देते। तो ये भी एक देखने की चीज़ होती है। तो अगर हम गाइडेंस देखें, जो FY26 के लिए कंपनी ने गाइडेंस दिया था, FY26 के स्टार्टिंग में दिया होगा फॉर दी कंप्लीट ईयर ऑफ FY26, उसके मुकाबले देखते हैं कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। तो अब पूरा 26 का गाइडेंस जो दिया था रेवेन्यू का, वो दिया था 3900 करोड़ से 4100 करोड़, और कंपनी ने एक्चुअल में जो अचीव किया है वो 4221 करोड़ अचीव किया। तो अपनी गाइडेंस को भी बीट किया रेवेन्यू पे। एबिटा परसेंटेज देखें तो 11 से 12% का एबिटा मार्जिन का गाइडेंस दिया था फॉर FY26, और अचीव किया 13.7% एबिटा मार्जिन, यहां पे भी बीट किया। पैट मार्जिन अगर देखें तो 7 to 7.5% का पैट मार्जिन का गाइडेंस दिया था और अचीव किया है 8.7%। तो यहां भी 1% से पैट मार्जिन को भी, गाइडेंस को बीट किया है। तो ये कंपनी अपनी गाइडेंस को भी बीट कर रही है। FY27 जो अब FY27 स्टार्ट हुआ है, इसकी भी कंपनी ने गाइडेंस दिया है। और इनफैक्ट एक और खास बात है, कंपनी ने जो पहले गाइडेंस दिया था FY27 का, वो गाइडेंस को भी फर्दर ऊपर की तरफ रिवाइज किया है। पहले कंपनी ने गाइडेंस दिया था फॉर FY27 5350, यानी कि 5350 से 5550, 5550 करोड़ का रेवेन्यू, जिसको अब उन्होंने रिसेंटली बढ़ा दिया फर्दर अपनी गाइडेंस को। अभी आया भी नहीं, FY27 में फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी नहीं आया। पहले ही इन्होंने मार्केट सिचुएशन को देखते हुए, अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को देखते हुए, इन्होंने अपना गाइडेंस FY27 के लिए बढ़ा दिया, अभी से ही बढ़ा दिया। तो 5350 से 5550 का जो रेवेन्यू का करोड़ का जो रेवेन्यू का गाइडेंस दिया था, उसको बढ़ा के अब 6000 से 6500 करोड़ रेवेन्यू का गाइडेंस कर दिया। एबिटा परसेंटेज जो 12 से 13% का इन्होंने FY27 के लिए गाइडेंस दिया था, वो बढ़ा के अब 14 से 15% कर दिया। पैट का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है, उसका जो गाइडेंस दिया था वो 7.5 से 8.5% दिया था फॉर FY27, अब उसको बढ़ा के 8.5 से 9.5% कर दिया। तो हर एक फ्रंट में अपने गाइडेंस को भी इन्होंने बढ़ा दिया, जबकि अभी फर्स्ट क्वार्टर का भी रिजल्ट नहीं आया FY27 का।
और फर्दर रेवेन्यू के लिए अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो FY27 के लिए कंपनी ने बोला है कि 40 to 50% की रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, एबिटा 45 to 65% एबिटा की ग्रोथ करेंगे, और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 50 से 65% की ग्रोथ करेंगे। तो ये कंपनी ने एस्टिमेट दिया है, गाइडेंस दिया है फॉर FY27। जबरदस्त गाइडेंस है, बहुत बढ़िया गाइडेंस है। तो अपनी गाइडेंस को भी रिवाइज भी कर रहे हैं, और अभी अभी मतलब अभी फर्स्ट क्वार्टर का भी FY27 का रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले ही पूरे FY27 की गाइडेंस को ऊपर की तरफ इंक्रीज करके रिवाइज कर दिया। तो ये कंपनी का कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो इसके अलावा अगर हम इसके केपेक्स की बात करें और थोड़ा प्रोडक्ट्स की बात करें, तो कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट्स भी इसमें लॉन्च किए हैं। जो इनका CP प्लस है वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसके अलावा कंपनी एक मास मार्केट प्रोडक्ट भी लेके आ रही है, नेक्सी व्यू करके। तो नेक्सी व्यू एक इनका CCTV कैमरा है जो कि मास मार्केट के लिए होगा। और इसके अलावा एक आयरा करके भी एक प्रोडक्ट है जो फर्स्ट क्वार्टर FY27 में कंपनी ने बोला है वो लॉन्च कर देंगे। तो वो भी एक इनका प्रोडक्ट आ रहा है। इसके अलावा कंपनी ने एक क्वालकॉम टेक्नोलॉजी, क्वालकॉम का नाम तो हम सबने सुना होगा, मोबाइल में क्वालकॉम का सिस्टम आता है। तो क्वालकॉम टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है टू डेवलप AI ड्रिवन वीडियो सिक्योरिटी सॉल्यूशन। तो ये भी एक नए प्रोडक्ट और सर्विसेज भी ये कंपनी लॉन्च कर रही है, कहने का ये मतलब है। इसके अलावा अगर हम देखें और कंपनी क्या केपेक्स कर रही है, कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आने वाला है, नॉट आने वाला नहीं है, अभी थोड़ा टाइम है उसमें, FY29 में आएगा। तो अभी कंपनी बोल रही है कि इनके पास है कैपेसिटी। तो एक न्यू बिग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आएगा वो FY29 में आएगा। और कंपनी ने Q3 में गाइडेंस दिया था, अपने नंबर ऑफ यूनिट्स जो ये प्रोड्यूस करते हैं 1.8 मिलियन पर मंथ यूनिट्स ये प्रोड्यूस कर रहे थे उस वक्त। और कंपनी ने बोला था कि बाय द एंड ऑफ Q4 FY26 ये 2.1 मिलियन पर मंथ प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। उसको कंपनी ने अचीव कर लिया है। तो अपनी ये जो प्रोडक्शन गाइडेंस है उसको भी कंपनी ने अचीव कर लिया। इसके अलावा अगर हम देखें, कंपनी ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं फॉर द केपेक्स, फर्दर फ्यूचर में जो कंपनी केपेक्स करने वाली है। एक तो कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ, जो अभी कंपनी कैमरा बेचती है तो इसमें जो सामान लगता है कैमरा में, लेंस है, उसकी आउटर बॉडी है, केबल है, ये बाहर से बनवाती है या बाहर से मंगवाती है, एज ए रॉ मटेरियल खरीदती है। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में वो चीज़ें कंपनी खुद बनाने लगती है। तो उससे कंपनी का क्या होता है, मार्जिन इंक्रीज होता है, कंपनी की रॉ मटेरियल पे कंट्रोल आता है, कॉस्ट कंट्रोल आता है, तो मार्जिन इंक्रीज होता है। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे कंपनी का क्या काम कर रही है, कंपनी एक लेंस की कैपेसिटी, अब जो कैमरा है उसमें लेंस लगता है, तो लेंस की कैपेसिटी को कंपनी उसके लिए लेंस के लिए एक असेंबली लाइन, एक ऑटोमेटिक लाइन कंपनी लगा रही है, जिसमें 5 लाख पर मंथ की कैपेसिटी कंपनी शुरू करने वाली है। और जो कि उसको आगे फर्दर स्केल भी करेगी अप टू 10 लाख पर मंथ तक। तो ये एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। इसके अलावा कंपनी ने एक केबल कंपनी के साथ भी टाई अप किया था। लेट मी सी दैट, मैंने कहीं पे नोट किया था, कंपनी ने केबल कंपनी के साथ टाई अप किया है टू मैन्युफैक्चर, क्योंकि ये CCTV कैमरा में केबल भी लगती है। तो हाँ, जॉइंट वेंचर किया है ओरिएंट केबल्स के साथ। तो ये भी एक कैमरा की जो केबल्स होती हैं, छोटी सी केबल्स होती है कैमरा की, वो बनाने के लिए, तो उसके साथ लिए ओरिएंट केबल्स के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है। तो ये भी एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी ने किया है। इसके अलावा एक आउटर बॉडी भी कंपनी खुद बनाने का देख रही है, तो वो भी एक कंपनी के केपेक्स प्लान में है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी ने एक नॉर्थ इंडिया में कंपनी बोल रही है कि दे आर लुकिंग फॉर एक लार्ज लैंड बैंक को वो देख रहे हैं, ताकि जहां पे वो फर्दर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को लगा सकें। लेकिन अभी वो बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेज पे है, सिर्फ अभी लैंड बैंक को कंपनी एक्सप्लोर कर रही है, देख रही है। इसके अलावा कंपनी का एक प्लांट है, कडापा करके एक जगह है, वहां पे कंपनी का एक प्लांट है, उसको कंपनी एक्सपैंड करने का देख रही है। उसी के आसपास में एग्जिस्टिंग प्लांट के आसपास ही कंपनी लैंड खरीद रही है, और उस लैंड को फिर फर्दर उस प्लांट को एक्सपैंड करेगी उस लैंड पे। तो इसके अलावा कंपनी नोएडा में सेक्टर 68 में एक जगह कंपनी ने लैंड जो है लीज पे सिक्योर किया है।
और वो कंपनी बोल रही है कि बाय द Q4 FY27 वहाँ पे वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो बाय द एंड ऑफ FY27 कंपनी वहाँ पे अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी। तो ये भी एक केपेक्स है। और नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए कंपनी ने बोला है कि अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करके ये 2 गुना कर देंगे, डबल कर देंगे बाय FY28। तो तो ये भी कंपनी ने एक अपना केपेक्स का गाइडेंस दिया है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डबल कर देंगे ये। तो अभी FY27 शुरू हुआ है, तो बेसिकली 2 साल में डबल कर देंगे कैपेसिटी। और भी कुछ कुछ कंपोनेंट्स में कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन अपना कर रही है। और इसके अलावा कंपनी ने R&D सेंटर खोला है ताइवान में, तो वहाँ से भी कुछ प्रोडक्ट कंपनी बनाएगी। और इनफैक्ट कंपनी ने प्रोडक्ट भी बताया है, एक CP+ प्रो करके एक सीरीज कंपनी है, वहाँ से बनाना शुरू कर दिया है, अंडर प्रिपरेशन है ऑलरेडी। और एक बेंगलोर में भी कंपनी ने एक R&D सेंटर खोला है। तो कंपनी R&D भी कर रही है ताकि और नए प्रोडक्ट्स को कंपनी ला सके। इसके अलावा जो कंपनी ने नए ब्रांड्स लॉन्च किए वो तो मैंने बता ही दिया आपको, नेक्सी व्यू और आयरा करके, जो इनके मास मार्केट के ब्रांड्स हैं। और इसके अलावा कंपनी ने ये भी बताया, कंपनी की मैनेजमेंट ने ये भी बताया है कि जो 50% का जो गाइडेंस दिया है रेवेन्यू ग्रोथ का, उसमें 25% तो है वो वैल्यू ग्रोथ से आएगा और 25% वॉल्यूम ग्रोथ से आएगा। तो मतलब कि 25% तो कंपनी अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कैमरा बेचती है CCTV नंबर, जो उसके नंबर्स है, 25% तो वो इंक्रीज करेगी और 25% प्राइस इंक्रीज करेगी हाई वैल्यू करके। तो वहां पे प्राइस इंक्रीज होगा। और कंपनी ने बोला है कि कंपनी गोइंग फॉरवर्ड भी अभी प्राइस इंक्रीज करने वाली है। अभी हाल फिलहाल पहले भी किए थे, अभी आगे भी कंपनी प्राइस इंक्रीज करने वाली है। सिर्फ एक चीज पे हमें नजर रखनी है इसमें, जो अब आने वाले क्वार्टर्स में जो कंपनी के रिजल्ट आएंगे उसमें एक दो चीजों पे नजर रखनी है, क्योंकि जैसा कि पूरा जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा है, इसमें सप्लाई चेन का जो इशू है, इसमें चीजें महंगी हो रही हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि जैसे कंपनी ने भी बोला है कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि फ्रेट कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रहेगी, इंश्योरेंस कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रहेगी, और इनपुट मटेरियल जो है उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि वो उस जो कॉस्ट बढ़ने वाली है उसको कंपनी कितना अच्छे तरह से मैनेज कर पा रही है। तो मार्जिन ऐसा ना हो कि मार्जिन अंडर प्रेशर चले जाए। हालांकि कंपनी क्योंकि खुद प्राइस हाइक ले रही है, तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कंपनी को। थोड़ा बहुत लैग रहेगा, बट बहुत ज़्यादा लैग नहीं रहेगा। कंपनी ने खुद बोला है कि वो थोड़ा स्टैगर्ड वे में प्राइस हाइक करते हैं, ऐसे एकदम से प्राइस नहीं बढ़ाते। तो बस एक ये प्राइस जो जो कॉस्ट जो कंपनी खुद एक्सपेक्ट भी कर रही है कि थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ेगी, और वो पास ऑन करेंगे कस्टमर को। तो बस ये कॉस्ट पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए और अच्छे से कंपनी मैनेज कर ले। जो दिख रहा है, लग रहा है कंपनी मैनेज कर लेगी, तो कोई प्रॉब्लम वहाँ भी नज़र नहीं आ रही है। तो ये टोटल इस कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपके सामने रख दिया। पूरा पहले बिजनेस मॉडल, फिर इसमें यूनिकनेस क्या थी, इसमें वाई दिस कंपनी इज मोनोपली क्या थी, चाइना मार्केट आउट, इंडिया में किसी और के पास कैपेसिटी नहीं है, तो ये कंपनी के पास पूरा खुला रनवे है ग्रोथ करने के लिए, और कंपनी कर भी रही है, जबरदस्त ग्रोथ है। गाइडेंस जो दी है वो मीट किया है, और जो फ्यूचर की गाइडेंस दी है उसको भी उन्होंने फर्दर रिवाइज कर दिया। तो ये कंपनी की खास बात है, कॉन्फिडेंस है मार्केट को देखते हुए, अपने प्रोडक्ट की डिमांड को देखते हुए। तो मुझे तो ये कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। और ये मतलब मैंने अभी हाल फिलहाल में जितनी भी कंपनीज को स्टडी किया, पढ़ा, उसमें आई थिंक दिस इज लुकिंग वन ऑफ द बेस्ट। और शेयर प्राइस ने भी अभी हाल रिसेंटली पिछले 3-4 महीनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। बट ये क्योंकि इसकी हाई ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है, तो शेयर प्राइस मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी इसका नीचे आने वाला है। तो शेयर 1-2%, 5% तो ऊपर नीचे चलता रहता है, तो गोइंग फॉरवर्ड भी इसका शेयर प्राइस ऊपर ही रहेगा, ऐसा उम्मीद है। तो हर फ्रंट पे कंपनी काफ़ी अच्छा साउंड कर रही है, अच्छा दिख रही है। तो आई थिंक मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है कंपनी, तो आप भी इस कंपनी को देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को और लंबा नहीं करते हुए इसको यहीं स्टॉप करते हैं। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स लिखें, कमेंट्स भी बहुत कम लोग लिखते हैं, तो अपने कमेंट्स लिखें। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर लिखें, वेदर अबाउट दिस कंपनी, अबाउट शेयर मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, एनीथिंग। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिखें, आई विल एड्रेस दैट।
आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।